जब हम परछाई शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में किस रंग की तस्वीर उभरती है? जाहिर है काला, या फिर शायद कोई धुंधला सा स्लेटी रंग। बिल्कुल, है ना? मतलब परछाई का सीधा सा अर्थ ही रोशनी की गैर मौजूदगी होता है। एक तरह का शांत और खामोश अंधेरा। जी बिल्कुल, एक ऐसा अंधेरा जहाँ जहाँ चीजें अपना आकार खो देती हैं। सही कहा। लेकिन आज हमारे सामने जो दस्तावेज है वो इस पूरी धारणा को ही झकझोर कर रख देता है। हाँ, क्योंकि इसका शीर्षक ही कुछ ऐसा है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। एकदम। आज हम जिस स्रोत सामग्री के पन्नों को पलट रहे हैं उसका शीर्षक है द क्रिम्सन शैडोज ऑफ जलियांवाला बाग। क्रिम्सन यानी एकदम गहरा लाल रंग। खून के रंग जैसा लाल। वही तो। अब जरा सोचिए, एक ऐसी परछाई जो काली नहीं है बल्कि खून के रंग की है। ये अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। बिल्कुल। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारा मकसद सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना के पन्नों को पलटना नहीं है। जी, हमें उससे कहीं गहराई में जाना है। हाँ, हमें ये समझना है कि जब इस लाल परछाई में हम असली गवाहों के नजरिए से उस दिन को देखते हैं तो इतिहास के आधिकारिक ढांचों के पीछे की कौन सी डरावनी सच्चाई बाहर आती है। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। ये जो शीर्षक है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। मतलब थोड़ा समझाइए इसे। देखिए, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो अक्सर वो हमें एक बहुत ही धूल भरी ब्लैक एंड वाइट सी तस्वीर लगता है, एक ठंडी शांत सी चीज। हाँ, जो बस किताबों में दर्ज है। बिल्कुल। लेकिन क्रिम्सन शैडोज शब्दों का इस्तेमाल करके ये स्रोत हमें अचानक एक बहुत ही सक्रिय और हिंसक परिदृश्य के बीच लाकर खड़ा कर देता है। अरे वाकई, मतलब परछाइयाँ चीजों को छुपाने का काम करती हैं ना? जी, और किसी भी सत्ता या प्रशासन के लिए अपने द्वारा की गई हिंसा को परछाइयों में धकेल देना या उसे फाइलों के नीचे दबा देना, ये एक बहुत आम प्रक्रिया रही है। लेकिन यहाँ वो परछाई लाल है। वहीं तो, जब परछाई लाल हो जाए तो इसका मतलब है कि वो घाव अभी भरा नहीं है, वो अंधेरा शांत नहीं है, बल्कि वो रिस रहा है। मतलब ये कोई ठंडा या मरा हुआ अतीत नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्रोत का ये शीर्षक ही इस बात की एक तरह से घोषणा है कि हम एक ऐसी त्रासदी की बात कर रहे हैं जिसे आधिकारिक पन्नों की स्याही कभी पूरी तरह ढकी नहीं पाई। ये बात तो स्रोत के बिल्कुल शुरुआती हिस्से में ही बहुत तीखे ढंग से सामने आ जाती है। जी, वो जो सवाल पूछा गया है वहाँ। हाँ, शीर्षक के तुरंत बाद स्रोत एक बहुत ही बुनियादी सा सवाल पूछता है, 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ? ये सवाल देखने में बहुत साधारण लगता है ना? पहली नजर में तो ये एकदम स्कूल की किताब की किसी सवाल जैसा लगता है, एक तारीख और उसके साथ जुड़ा हुआ एक सीधा सा सवाल। लेकिन जब हम इसे इस क्रिम्सन शैडो के संदर्भ में देखते हैं तो ये बहुत भारी लगने लगता है। बिल्कुल, ये ऐसा है जैसे कोई दीवार पर टंगे एक पुराने कैलेंडर की किसी एक तारीख पर उंगली रख रहा है, उसी 13 अप्रैल 1919 पर, और कह रहा है कि जो तुम्हें आज तक बताया गया है वो पूरी सच्चाई नहीं है। हाँ, वो पूरी की पूरी तारीख एक बहुत बड़े और खौफनाक क्यों में बदल जाती है, एक रहस्य बन जाती है। देखिए, इस सवाल की अहमियत इसके पूछे जाने के तरीके में ही छिपी है। वो कैसे? मतलब जब कोई घटना इतिहास में दर्ज हो चुकी है, जब उसकी एक आधिकारिक कहानी दुनिया को पहले ही बताई जा चुकी है। हाँ, जो भी ऑफिशियल नैरेटिव होता है। और फिर भी कोई स्रोत ये सवाल उठाता है कि क्या हुआ, तो वो मूल रूप से उस स्थापित कहानी को सिरे से खारिज कर रहा होता है। अरे हाँ, वो तो पूरे नैरेटिव को ही चुनौती दे रहा है। बिल्कुल। सत्ता और प्रशासन हमेशा इतिहास को एक बहुत सीधी और तर्कसंगत रेखा में पेश करने की कोशिश करते हैं। हाँ, वो बताते हैं कि कोई स्थिति बिगड़ी और उसे कंट्रोल करने के लिए बस कुछ जरूरी कदम उठाए गए। सही कहा। लेकिन ये जो सवाल है, क्या हुआ, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वो सिर्फ एक प्रशासनिक कदम था या कुछ ऐसा जिसे इतिहास की मुख्य धारा से जानबूझकर काट दिया गया। जी, ये सवाल एक तरह की खुदाई है जो हमें बनी बनाई धारणाओं के मलबे के नीचे दबी हकीकत को खोजने के लिए उकसाता है। लेकिन यहाँ मुझे एक उलझन हो रही है। बताइए। अगर हम इस सवाल को एक चुनौती माने तो क्या इसका मतलब ये है कि 13 अप्रैल 1919 की जो आधिकारिक कहानी रही होगी वो महज एक भ्रम का जाल था? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। मतलब क्या स्रोत हमें ये बता रहे हैं कि एक पूरी की पूरी व्यवस्था ने मिलकर एक ऐसा सच गढ़ा जो उस गहरी लाल परछाई को दुनिया से छिपा सके? ठीक यहीं पर इतिहास का विश्लेषण सबसे जटिल हो जाता है। अच्छा। देखिए,
कोई भी साम्राज्य या व्यवस्था जब हिंसा का इस्तेमाल करती है तो उनका पहला काम उस हिंसा को एक कानूनी जामा पहनाना होता है। हाँ, ताकि वो जायज लगे। बिल्कुल। वे इसे कानून व्यवस्था बनाए रखना या अशांति को दबाना जैसे बहुत साफ सुथरे शब्दों में दर्ज करते हैं अपनी फाइलों में। समझ रहा हूँ। इसलिए जब स्रोत ये सवाल पूछता है तो वो असल में उन साफ सुथरे शब्दों के पीछे छिपे खून के धब्बों को देखने का निमंत्रण दे रहा है। मतलब असली कहानी फाइलों में नहीं है। जी, असली कहानी उन लोगों की खामोशी में दर्ज है जिन्हें कभी बोलने का मौका ही नहीं मिला। वाकई। और यहीं से ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही डरावनी दिशा में ले जाता है। बिल्कुल। जो अगला हिस्सा है स्रोत का, वो बहुत विचलित करने वाला है। हाँ, क्योंकि स्रोत इस क्या हुआ का जो जवाब देता है वो किसी भी आधिकारिक रिपोर्ट से मेल नहीं खाता। एकदम अलग है। हम स्रोत में और वाक्यांश देखते हैं जो उस दिन की भयावहता का पैमाना तय करता है। वो वाकया है जब अंग्रेजों ने 1000+ लोगों को घेर कर मार दिया। ये वाक्य बहुत छोटा है लेकिन इसका वजन बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। इसका हर एक शब्द और खासकर घेर कर शब्द एक गहरी मनोवैज्ञानिक और प्रशासनिक क्रूरता की तरफ इशारा करता है। इस पूरे वाक्य में घेर कर यानी सराउंड करके मारना ये सबसे अहम बिंदु है। ऐसा क्यों? मतलब ये लड़ाई से अलग कैसे है? अगर हम इसे सैन्य इतिहास या संघर्ष के नजरिए से देखें तो युद्ध में या किसी भी लड़ाई में दो पक्ष होते हैं, है ना? हाँ, आमने सामने की टक्कर होती है। बिल्कुल। दोनों के पास एक मैदान होता है, रणनीति होती है और सबसे जरूरी बात, पीछे हटने या बचने की एक गुंजाइश हमेशा होती है। भागने का एक रास्ता होता है। लेकिन घेर के मारना ये कोई युद्ध नहीं है, ये तो एक सोची समझी प्रशासनिक हत्या है। अरे बाप रे, मतलब कोई मौका ही नहीं दिया गया? बिल्कुल नहीं। जब किसी भीड़ को जो शायद पूरी तरह से निहत्थी है उसे चारों तरफ से बंद कर दिया जाता है, हाँ। तो आप सिर्फ उनकी शारीरिक गतिशीलता को खत्म नहीं कर रहे हैं, आप उनकी उम्मीद, उनके मानवीय अधिकारों और उनके बचने के हर एक विकल्प को खत्म कर रहे हैं। ये तो बहुत ही भयानक स्थिति है। ये इस बात को साफ साफ दर्शाता है कि ये घटना कोई नियंत्रण खोने का परिणाम नहीं थी। ये तो पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने का एक क्रूर और व्यवस्थित तरीका थी। ये बात मुझे बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर रही है। किस तरह से? मतलब अगर हम इस घेराबंदी को समझें तो ये किसी युद्ध के मैदान का दृश्य तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर को और उस जगह को ही एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने जैसा है। बहुत सही बात पकड़ी आपने। जगह को ही हथियार बना दिया गया। हाँ, ये एक ऐसी स्थिति की कल्पना करवाता है जहां ईंट और पत्थर की दीवारों को, बाहर निकलने के रास्तों को मौत के एक जाल में बदल दिया गया हो। एक मकड़ जाल की तरह। बिल्कुल। ये एक प्रशासनिक जाल है। ये सत्ता के उस भयंकर दुरुपयोग को दिखाता है जहां लोगों को इस तरह फंसाया जाता है जैसे जैसे किसी बूचड़ खाने में जानवरों को, जहां से बाहर जाने का कोई दरवाजा ही ना हो। हाँ, कोई भागने का रास्ता नहीं, कोई विकल्प नहीं। ये महज लड़ाई शब्द से बहुत बहुत दूर की चीज है। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। आपने जो वास्तुकला को हथियार बनाने की बात कही वो एकदम सटीक है। मतलब ये कितनी ठंडी और सोची समझी क्रूरता है। देखिए, ये शक्ति का वो प्रदर्शन है जहां मारने वाले और मरने वाले के बीच कोई समानता होती ही नहीं है। मारने वाला पूरी तरह से सुरक्षित है। बिल्कुल, उसके पास एक ढांचागत लाभ है और मरने वाला पूरी तरह से असहाय है। ये उस औपनिवेशिक मानसिकता को भी तो उजागर करता है ना। हाँ, जहां इंसानी जानों की कोई कीमत ही नहीं थी। उनके लिए वो इंसान नहीं थे, बस एक समस्या या भीड़ थे जिसे किसी भी तरह वहां से साफ करना था। और इस जान की कीमत न होने की बात स्रोत में दिए गए उस आंकड़े से और भी ज्यादा पुख्ता हो जाती है। जी, वो जो आंकड़ा है। हाँ, वाक्य कहता है 1000+ लोगों को। जी। अब 1000 लोगों की मौत अपने आप में एक अकल्पनीय त्रासदी है। बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुझे जो चीज सबसे ज्यादा परेशान कर रही है वो है ये प्लस का निशान। ये बहुत चुभने वाला निशान है ना? ये महज गणित का कोई चिन्ह तो है नहीं। ये 1000 के बाद लगा हुआ एक प्लस है। इतिहास में हम हमेशा सटीक तारीखें, सटीक साल और सटीक आंकड़े पढ़ते हैं। जी बिल्कुल। तो फिर ये प्लस क्या कह रहा है? अगर आप गहराई से देखें तो ये प्लस का निशान इस पूरे दस्तावेज का सबसे बड़ा मौन है। एक ऐसा मौन जो सबसे जोर से चीख रहा है। मैं समझा नहीं, थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, किसी भी साम्राज्य या नौकरशाही की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? उनकी रिकॉर्ड रखने की क्षमता। हाँ, वो हर चीज का हिसाब रखते हैं। बिल्कुल।
वे हर चीज गिनते हैं, कितनी जमीन है, कितना कर वसूला गया, कितने सैनिक हैं, कितनी बंदूकें हैं। एक एक पैसे का हिसाब होता है। लेकिन जब बात उन लोगों की आती है जिन्हें उन्होंने खुद मार गिराया, तो वहां आकर उनकी गिनती अचानक धुंधली हो जाती है। अरे, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये प्लस एक बहुत बड़ी प्रशासनिक विफलता या कह लें एक जानबूझकर की गई अनदेखी का प्रतीक है। मतलब उन्होंने गिना ही नहीं। ये बताता है कि वहां मौत का पैमाना इतना विशाल था, इतनी ज्यादा लाशें थीं कि प्रशासन ने उन्हें गिनने की जहमत तक नहीं उठाई, या शायद वे गिनना ही नहीं चाहते थे। ताकि दुनिया को असली आंकड़ा पता ही ना चले। हाँ, 1000 तो वो संख्या है जिसे शायद उन्होंने किसी तरह कागज पर लिख दिया होगा, लेकिन वो प्लस उन सभी अनगिनत गुमनाम जिंदगियों का प्रतिनिधित्व करता है जो उस लाल परछाई में हमेशा के लिए खो गई। वाकई ये एक बहुत ही दर्दनाक विचार है। बहुत ही तकलीफदेह है। मतलब ये प्लस दरअसल उन लोगों की पहचान का ही मिट जाना है। जी, उनका पूरा अस्तित्व ही मिटा दिया गया। इसका तो सीधा सा मतलब ये है कि वो लोग इतने महत्वहीन समझे गए कि उन्हें एक पूरे नंबर में एक पूर्णांक में बदलना भी जरूरी नहीं समझा गया। वे बस एक अतिरिक्त आंकड़ा बनकर रह गए। हाँ, जो पन्ने के हाशिए से बाहर ही गिर गया। अगर सत्ता और साम्राज्य मौतों को इस तरह से प्लस के निशान में समेटकर अपनी फाइलें बंद कर सकते हैं, तो सवाल ये उठता है कि हम तक उस दिन की सच्चाई कैसे पहुंचेगी। यही सबसे बड़ा सवाल है। जो लोग उस घेराबंदी में मारे गए, जो उस प्लस के निशान में कहीं दफन हो गए, उनकी कहानी कौन बताएगा। और इसी बिंदु पर स्रोत हमें अपने सबसे अहम और विचारणीय हिस्से की तरफ ले जाता है। बिल्कुल, जो केस दस्तावेज का आखिरी हिस्सा है। जी, स्रोत यहाँ स्पष्ट रूप से असली गवाहों की कहानी पर जोर देता है। हाँ, असली गवाह। यही वो कड़ी है जो इस पूरे विश्लेषण को एक गहरा अर्थ देती है। मतलब जब हम इतिहास की बात करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि गवाह कौन है। सत्ता का गवाह या जमीन का गवाह? एकदम सही। जब कोई प्रशासन इस तरह के 1000 प्लस लोगों की हत्या करता है तो उसके बाद वे क्या करते हैं? वे कमेटियां बनाते हैं, बड़ी बड़ी रिपोर्ट लिखते हैं और अपने खुद के अधिकारियों की गवाही दर्ज करते हैं। हाँ, और वो दस्तावेज बताते हैं कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए फायरिंग जरूरी थी, या कि भीड़ हिंसक हो रही थी। उस समय के आधिकारिक कागजात पूरी तरह से सत्ता की भाषा बोलते हैं। एकदम ठंडे और भावनाहीन। जी, वो पूरी तरह से ठंडे, तर्कसंगत और मानवीय भावनाओं से रहित होते हैं। लेकिन स्रोत यहाँ जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहा है वो है असली गवाह, और ये एक बहुत बड़ा और भारी शब्द है। यहीं पर मैं थोड़ा रुककर एक बहुत जरूरी सवाल पूछना चाहता हूँ। जी, पूछिए। जब स्रोत जानबूझकर असली गवाह शब्द का चुनाव कर रहा है, तो क्या वो सीधे तौर पर ये नहीं कह रहा कि उस दौर में नकली गवाह भी मौजूद थे? ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। मेरा मतलब है, अगर असली गवाहों की बात हो रही है तो यकीनन ऐसे गवाह भी रहे होंगे जिन्हें व्यवस्था ने गढ़ा होगा। बिल्कुल, जिन्हें प्लांट किया गया होगा। हाँ, ऐसे दस्तावेज, ऐसे बयान जो केवल उन लाल परछाइयों को सफेद करने के लिए, उन्हें ढकने के लिए बनाए गए होंगे। क्या असली शब्द का इस्तेमाल आधिकारिक इतिहास के खिलाफ एक तरह का विद्रोह नहीं है? ये आपकी बहुत ही पैनी नजर है और आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। तो मतलब वो नकली गवाह भी थे? देखिए, असली शब्द का इस्तेमाल करना ही अपने आप में एक घोषणा है कि जो कुछ भी आधिकारिक तौर पर कहा गया है वह संदिग्ध है, उसमें शक किया जाना चाहिए। क्योंकि सत्ता के पास तो ताकत है। बिल्कुल, सत्ता के पास ये ताकत होती है कि वह घटनाओं को अपने नैरेटिव के सांचे में ढाल सके। वो ऐसे गवाह खड़े कर सकते हैं जो उनके एजेंडे का पूरी तरह से समर्थन करें। हाँ, जो वही बोलें जो वो बुलवाना चाहते हैं। लेकिन असली गवाह वो हैं जिनके पास कोई शक्ति नहीं थी। वो आम लोग हैं जो उस वास्तुकला के जाल में बुरी तरह से फंसे थे, जिन्होंने उस खौफ को महसूस किया, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनों को उस 1000 प्लस के आंकड़े में बदलते देखा। उनकी गवाही में कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं होता। उनकी गवाही में सिर्फ दर्द होता है। जी, उनकी गवाही में सिर्फ कच्चा, अनफिल्टर्ड दर्द और जमीनी सच होता है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो आधिकारिक रिकॉर्ड होते हैं वो सिर्फ एक कंकाल छोड़ते हैं इतिहास का। बहुत उम्दा उदाहरण है ये, सिर्फ एक कंकाल। हाँ, वे सिर्फ ये बताते हैं कि इतने बजे घटना हुई या इतनी गोलियां चली, लेकिन असली गवाह उस कंकाल पर मानवीय संवेदनाओं का
मांस और खून चढ़ाते हैं। जी, वो उसमें जान डालते हैं। वे हमें बताते हैं कि उस घेराबंदी के अंदर हवा का तापमान क्या था, चीखों की आवाज कैसी थी और उस भयानक डर का एहसास कैसा था जब भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। बिल्कुल, असली गवाहों की कहानियां इतिहास को एक मानवीय चेहरा देती हैं। और उन्हें एक नंबर से इंसान में बदलती हैं। एकदम सही। वे उस प्लस के निशान में से व्यक्तियों को बाहर निकालते हैं और उन्हें उनका नाम, उनका अस्तित्व वापस लौटाते हैं। ये बहुत ही भावुक कर देने वाली बात है। देखिए, जब हम केवल आधिकारिक रिपोर्ट पढ़ते हैं तो हम सत्ता की आंखों से इतिहास देख रहे होते हैं, लेकिन जब हम असली गवाहों की कहानियों की ओर मुड़ते हैं तब हम जमीन पर होते हैं। तब हम जमीन पर खड़े होकर पीड़ितों की आंखों से उस त्रासदी को देखते हैं और यहीं पर वो क्रिम्सन शैडो यानी गहरी लाल परछाई अपने असली रूप में दिखाई देती है। हाँ, वो परछाई जो रिस रही है। ये हमें ये समझने पर मजबूर करती है कि इतिहास केवल वो नहीं है जो विजेता या शक्तिशाली लोग लिखवाते हैं। तो असली इतिहास क्या है? असली इतिहास वो है जो उन बचे हुए लोगों की स्मृतियों में दर्ज होता है, जिन्होंने इस भयानक तबाही को झेला है। ये विश्लेषण वाकई हमें इतिहास को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा देता है। बिल्कुल, ये नजरिया ही बदल देता है। आज हमने द क्रिम्सन शैडोज ऑफ जलियांवाला बाग के केवल कुछ चुनिंदा शब्दों और वाक्यांशों को ही खोला है, लेकिन उनमें पूरी एक सदी का दर्द और सत्य छिपा है। जी, हर एक शब्द का अपना एक भारीपन है। हमने इस बात की गहराई को समझा कि 13 अप्रैल 1919 कोई आम तारीख नहीं, बल्कि एक ऐसा दिन है जिसके इर्द-गिर्द के नैरेटिव पर सवाल उठाना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या हुआ, ये सवाल पूछना ही पहली सीढ़ी है। हाँ, हमने देखा कि कैसे घेर कर मारना महज एक घटना नहीं, बल्कि सत्ता की एक सोची समझी यांत्रिक और प्रशासनिक क्रूरता थी, जहां इंसानियत को एक दीवारों के जाल में कुचल दिया गया और कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया। और हमने उस 1000 प्लस के आंकड़े में छिपी उस खौफनाक सच्चाई को भी महसूस किया, जहां साम्राज्य ने लोगों को गिनना भी जरूरी नहीं समझा। और इन सबसे ऊपर हमने उस असली गवाह की ताकत को समझा। वाकई देखिए, ये सिर्फ उस एक ऐतिहासिक घटना के बारे में नहीं है, ये आज के हमारे समाज और हमारे सूचना तंत्र के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। वो कैसे? आज के समय में इसका क्या महत्व है? हम आज एक ऐसी दुनिया में हैं जहां हर बड़ी घटना के बाद आधिकारिक बयान और प्रेस रिलीज तुरंत आ जाते हैं। हाँ, और सोशल मीडिया पे नैरेटिव बन जाते हैं। बिल्कुल, शब्दों को बहुत बारीकी से चुना जाता है ताकि जिम्मेदारी से बचा जा सके। ऐसे में इस स्रोत का विश्लेषण हमें ये सिखाता है कि हमें हमेशा सतह की नीचे झांकने की आदत डालनी चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग रखनी चाहिए। जी, हमें ये क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करनी होगी कि आधिकारिक सत्य और जमीनी सत्य में अक्सर एक बहुत गहरी खाई होती है। और उस खाई को कौन पाट सकता है? उस खाई को केवल वही लोग पाट सकते हैं जिन्होंने जमीन पर उस सच को जिया है, यानी असली गवाह। ये एक बहुत ही शक्तिशाली नजरिया है। इतिहास को महज मान न लेना, बल्कि उसे खुरच कर देखना। बिल्कुल, खुरचना बहुत जरूरी है और श्रोताओं को भी इस पर जरूर सोचना चाहिए। चलिए, इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को विराम देते हैं। आज हमने समझा कि असली गवाहों की कहानियां कैसे उन परछाइयों को रोशन कर सकती हैं जिन्हें सत्ता लाल रंग में डुबोकर छुपाना चाहती है, वो क्रिम्सन शैडोज। हाँ, लेकिन जाने से पहले एक विचार जो हमें खुद से पूछना चाहिए। आज की इस चर्चा ने हमें 13 अप्रैल 1919 के बारे में एक नई दृष्टि दी है, लेकिन इतिहास की किताबों में ऐसी कितनी और लाल परछाइयां मौजूद होंगी? ऐसे कितने और प्लस के निशान होंगे जो फाइलों के पन्नों में चुपचाप बैठे हैं और आज भी किसी असली गवाह के सामने आकर अपनी कहानी सुनाने का इंतजार कर रहे हैं? क्या हम उन खामोश आवाजों को सुनने की क्षमता रखते हैं?